जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमन कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मूले की, मैग्नीफिकेशन की और पावर ऑफ लेंस की। इसके बाद स्पेशल चीज़ जो हमारे पास है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ मैंने फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिफरेंट कंडीशन में क्या क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, हम पहले यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के साथ 6 पोजीशन होती हैं, अलग अलग डिफरेंट पोजीशन। जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज की एक अलग पोजीशन आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर। तो अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी उसके प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल होने के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो लाइट रे हमारी जाकर मिलती हैं फोकस पर। तो फोकस पर जाकर मिलने पर इसका हमारे लिए जो इसकी इमेज है वो फोकस पर मिल जाएगी, यानी आप इमेज की जो पोजीशन देखेंगे तो वो कहाँ पर होगी, आपके प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक है। इसके बाद अगर उसके नेचर की बात करें इमेज के, या उसके हम साइज़ की बात करें तो जो इमेज है वो रियल होगी, आपकी इन्वर्टेड होगी और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, यानी बहुत छोटी होगी। नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक साइड हम लेफ्ट साइड एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, उसी हिसाब से हमारा जो इमेज है वो भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम सेकंड पर चलते हैं जहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे अपने 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में, और ये जो डिस्टेंस होगा वो फाइनाइट होगा, जिसको यानी नापा जा सकता है। फिर इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिलेगी हमें, वो भी एक स्टेप आगे बढ़कर हमें f2 और 2f2 के बीच में मिलेगी। ठीक, यानी जो इसकी पोजीशन हो गई इमेज की तो वो हो गई बिटवीन f2 एंड 2f2। फिर नेचर की बात करते हैं तो ये रियल होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। ठीक, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। थर्ड पर चलते हैं जहां हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f1 पर। 2f1 पर अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एक स्टेप फिर से इमेज आगे बढ़ेगी, और इमेज की जो हमारे लिए इमेज मिलेगी वो होगी 2f2 पर। 2f2 पर मिलने के बाद ये इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड, और आपने देखा कि 2f1 पर रखी थी तो इसका थोड़ा भाई जैसा पॉइंट लग रहा है, 2f2 सेम उसकी तरह है, तो यहाँ पर जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है। अब हमारी फोर्थ कंडीशन है जहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f1 और f1 के बीच में, इमेज फिर से एक स्टेप आगे जाएगी और इमेज हमको मिलने वाली है फिर यहाँ पर जो हमारा 2f2 है और इन्फिनिटी के बीच में। यानी जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखा, इमेज आपकी मिलेगी 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में। ये इमेज कैसी होगी, आपकी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और इसका साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो पहले आपने देखा साइज छोटा मिल रहा था, एक कंडीशन में आके बराबर हुआ जो पिछली थी, और यहाँ से साइज बड़ा होना शुरू हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फोकस पर, यहाँ हम कहें f1 पर, तो f1 पर रखने पर इसकी जो इमेज है आपको मिलती है इन्फिनिटी पर, क्योंकि इससे जो लाइट रेस चलती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, तो पैरेलल लाइट रेस कभी मिलती नहीं है, तो वो आपको मिलेंगी इन्फिनिटी पर मिलता हुआ मान लेते हैं। तो इन्फिनिटी पर इसका हमारे लिए इमेज मिलती है जो कि रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और इसका जो साइज होता है वो एक्सट्रीमली लार्ज या बिग इन साइज। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा उसका साइज हो जाएगा। तो ये रही 5 कंडीशंस आपकी पहले की, जहाँ पर ये जो भी आपको इमेज मिल रही है वो रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 6 कंडीशन। तो 6 में हम क्या करते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रख देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज हमको जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ ही मिल जाती है, या हम कहें लेफ्ट हैंड साइड पर ही मिलती है, जो कैसी होती है, इमेजिनरी। और इमेजिनरी के साथ ये कैसी होगी, फिर सीधी यानी इरेक्ट होगी, इमेजिनरी होगी, इरेक्ट होगी, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उससे इसका साइज भी कैसा होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि पहले की 5 कंडीशन में रियल मिलती है, लास्ट की जो 6th कंडीशन है उसमें इमेज जो होती है हमारी रियल मिलती है, वो इमेजिनरी मिलती है, और साथ ही उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, और हमारे लिए वो किधर मिलती है, लेफ्ट साइड में। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि रियल इमेज हमेशा हमारी राइट साइड में मिलती हैं लेंस के, और जो हमारे पास इमेजिनरी होती है वो लेफ्ट साइड में मिलती है। तो चलिए, ये तो हो रही कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन। इसके बाद चलते हैं कॉनकेव लेंस की कंडीशंस पर, जहाँ केवल 2 कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन कॉनकेव लेंस में आप देख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव लेंस का है, तो उसके पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्रेक्शन के बाद हमको ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से आ रही हैं और वो पॉइंट फोकस है। इसका मतलब जो इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉनकेव लेंस के, तो उसकी हमारे लिए इमेज मिलती है फोकस पर उसके। ठीक है। ये इमेज इमेजिनरी होती है, इरेक्ट होती है और बहुत छोटी होती है।
अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे होता है, यानी इससे आने वाली अगर हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना होकर वो पैरेलल होती आपस में और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, तो वो सारी लाइट रेज हमको मिलती फोकल प्लेन में। ठीक है, सेम ये कंडीशन कॉन्वेक्स में भी चलती है। ये आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन समझ में आ गई कि इन्फिनिटी पर है, इमेज की पोजीशन समझ में आ गई कि हमारा फोकस पर है। इमेजिनरी होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है, सेकंड कंडीशन चलते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी इमेज होती है वो हमको मिलती है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जो होती है इरेक्ट होती है, इमेजिनरी होती है और छोटी होती है जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से। तो डिमिनिश्ड इन साइज ये भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी दोनों कंडीशन ये खत्म हो जाती हैं। तो ये तो रही थी फॉर्मेशन ऑफ इमेज। चलिए अब हम शुरू करते हैं फॉर्मूला ऑफ लेंस या लेंस फार्मूला। इसको लेंस मेकर का फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेंस जो बनाने वाले होते हैं वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके उसकी फोकल लेंथ को वगैरह को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने मिरर में एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u, ये फॉर्मूला बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर पॉजिटिव की जगह सिर्फ आ जाता है निगेटिव। इतना सा चेंज होने के बाद तो ये बन जाता है आपके लिए लेंस का फॉर्मूला। बाकी चीज़ें सब सही सेम रहेंगी। ये हमारी फोकल लेंथ होगी, ये हमारी होगी इमेज की डिस्टेंस और ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। इसके बाद हम चलते हैं मैग्नीफिकेशन पर। तो मैग्नीफिकेशन को आपने समझ ही लिया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो वहाँ हमने मैग्नीफिकेशन देखा था मिरर से, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं लेंस से। तो लेंस और मिरर का मैग्नीफिकेशन बात वही है कि जो मैग्नीफिकेशन होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इमेज ऑफ हाइट, वो यहाँ हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, क्या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसका जो रेशियो आता है वो बताता है हमारा मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो ये जो मैग्नीफिकेशन है यहाँ पर बस सिंपल सा एक चीज़ अंतर आती है फॉर्मूले में, बाकी सेम रहता है। यानी पहला हमारा जो बेसिक फार्मूला वो तो सेम रहेगा, I/O, या जिसको हम HI यानी हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये तो सेम रहता है। पर इसी को हम जैसे हम वहाँ पर देख रहे थे मिरर में, तो मिरर के लिए हम क्या कर रहे थे, तो देखिए मिरर में हम कर रहे थे m = -v/u, ये दूसरा फॉर्मूला था। पर हमारे पास लेंस में ये फॉर्मूला हो जाता है v/u। ठीक है, तो इतना चेंजेस यहाँ पर आ जाता है। इसको हम इसके साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो v/u = I/O, ये आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। फिर चलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस, तो हमारे पास दो तरह के लेंस हैं, एक है कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है। अब दोनों ही लेंस क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास लाइट रेज आ रही है उनको बेंड करने का काम कर रहे हैं। एक लेंस है जो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर देता है, दूसरा लेंस है जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर बेंड कर देता है। दोनों ही बेंड करने का काम कर रहे हैं, यानी हमने दोनों लेंस को नाम भी दिए थे कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज यानी एक पॉइंट पर हमको मिला देते हैं, तो वो कन्वर्ज लेंस था जो कि था हमारा कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा था हमारा डाइवर्ज लेंस जो हमारा था कॉनकेव लेंस। ठीक है, वो फैला दे रहा था। तो यहाँ पर यानी लाइट कन्वर्ज हो रही है, लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है, और कोई भी लेंस इनमें से दोनों काम करेगा। यानी कोई सा भी लेंस है वो ये काम, इसमें से कोई एक ना एक काम तो करेगा ही करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है लेंस कौन सा है। तो लेंस जो कन्वर्ज करता है लाइट रेज को या डाइवर्ज करता है, यानी उसको जो एबिलिटी होती है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, वही उसकी पावर होती है। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एबिलिटी of a lens to converge or diverge the light rays is called power ऑफ लेंस। ठीक है, इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अब पावर, लेंस की जो पावर है उसका मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। लेंस की पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से करने के बाद इसका फॉर्मूला 1/f, जब हम f को मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, P = 1/f, ये है पावर ऑफ लेंस, तो 1/f। ठीक है, यहाँ पर इसका जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। क्या यूनिट होता है इसका, ध्यान रखेंगे, डायोप्टर। अब वहीं अगर आप इसको मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में, यानी f को, तो जाता है 100/f जब आप f को सेंटीमीटर में लेते हैं। बाकी यूनिट वही रहेगा आपका डायोप्टर। तो आपके पास ये दो फॉर्मूले होते हैं। जब f आपके पास मीटर में है तो P = 1/f,
और जब आपके पास 100 है, यानी सॉरी सेंटीमीटर में है, तो 100/f, ठीक है, ये कर लेंगे, डायोप्टर सेम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर बात चलते हैं, हमारे पास 2 लेंस हैं या 2 से ज़्यादा लेंस हैं, आपस में रख दिए गए मिला के, तो उनकी पावर क्या होगी, ठीक है, उनकी फोकल लेंथ क्या होगी, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन मिलेगा उस लेंस की। लेकिन उससे पहले ध्यान रखें, यहाँ पर भी सेम चीज़ चलती है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो उसके लिए f पॉजिटिव होगा, इसका मतलब p भी पॉजिटिव होगा, यानी कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो उसके लिए f नेगेटिव होगा, इसका मतलब जो हमारे पास p है वो भी नेगेटिव होगा। इतना समझ में आ गया आपको? चलो करते हैं इसको रब और चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। हमारे पास अगर 2 लेंस हैं या 2 से ज़्यादा लेंस हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बना दिया, तो उस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी और उस कॉम्बिनेशन का नेचर कैसे बताएं। ये जो कॉम्बिनेशन से हमको लेंस मिल रहा है, ये कौन से लेंस की तरह काम करेगा, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो लेंसेज आपको रखे जा रहे हैं, जो पहले मैं बता रहा हूँ, वो लेंस ऐसे रखे जा रहे हैं कि एक के बाद दूसरा लेंस बिल्कुल उसे चिपका कर रख दिया है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास मान लो P1, P2, P3, इस तरीके से करते करते कई सारे लेंस हैं और ये आपस में सब चिपका कर रख दिए गए, और इनसे जो कॉम्बिनेशन बना है लेंस का, उसको हम टोटल P मान लेते हैं कि हमारे पास ये सब मिलने के बाद एक P लेंस की तरह काम करेंगे। तो उसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी P1 + P2 + P3 + P4 अप टू सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड करते रहेंगे जितने भी आपके होंगे। अब इसके साथ आप पावर निकालने के साथ आप उसकी फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं, पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ से हम उसका नेचर कैसे बताएंगे। अगर हमारे पास जो P निकलती है, यहाँ पर हम P की तरफ ध्यान दें, तो P जो होगी अगर वो पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो ये लेंस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। हमको सबको पता है ना, कॉन्वेक्स की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव। और अगर निगेटिव आती है तो वो लेंस हो जाएगा हमारा कॉनकेव, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जो P1, P2, P3 है वो हमको लेंस दिए होंगे, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, तो उसके करस्पॉन्ड आप लगाएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिस्टेंस उसको जो उसकी पावर है, ठीक है, उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ लगाएंगे। अब उसे कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो साइन आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं कि कौन सा लेंस हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हमारे पास क्या है, देखिए फिर इसको हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरे की फोकल लेंथ। तो इसी को आप देखो उल्टा कर दो, तो P का मतलब क्या हो जाता है, 1/f हो जाता है, जब हम मीटर में कर रहे हैं, ठीक है। इसको कर दोगे तो 1/f1 हो जाएगा, इसका मतलब 1/f2 हो जाएगा, प्लस इसका मतलब 1/f3 हो जाएगा, अप टू सो ऑन। इस तरीके से इसकी फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। यानी हमारे पास कॉम्बिनेशन के बाद जो लेंस मिला है उसकी चाहे पावर हो या फोकल लेंथ हो, बड़े सिंपली हम इसमें से इस तरीके से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। साथ में उसका नेचर बता सकते हैं, आप यहाँ से भी नेचर बता सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपसे पावर ना पूछी हो, सीधे फोकस या फोकल लेंथ पूछ ली हो, तो आपको ये भी बता देंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अगर हमारे पास 2 लेंस हैं और वो d डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक है, इफ 2 lenses are placed at the distance d, ठीक है। अगर हमारे पास 2 लेंस d डिस्टेंस पर रखे हैं, फिर क्या होगा, उनकी पावर क्या हो जाएगी, उनकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उसको देखते हैं। तब ये जो पावर का फॉर्मूला है ये हमारे पास हो जाता है P = P1 + P2 - d जो डिस्टेंस है P1 और P2, ठीक है। फिर यहाँ पर आप मीटर में इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना उसको, d को मीटर में कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा आपको इधर देखें, दूसरी आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f इसकी जगह पर रखेंगे, P1 को रखेंगे तो 1/f1, P2 को रखेंगे तो 1/f2 - d, इसको रखेंगे आप P1 को जाएगा f1, ठीक है, 1/1 हो गया, और P2 को जाएगा f2। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला मिल गया जब आपने 2 लेंस को एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपने तब रखा था जब आपने बिल्कुल एक दूसरे को वो टच कर रहे थे, सही है, और यहाँ पर वो दूर दूर रखे थे, तब इस तरीके से लेंस मिला। लेंस की आपको जो कॉम्बिनेशन है उसकी चाहे फोकल लेंथ हो, पावर हो, उसका नेचर हो, यहीं से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल को। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ऑप्टिक्स के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं आपके एनडीए में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, इसमें आपको एक पहले क्रिटिकल एंगल की जब हम बात करें तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें जो लाइट रे होगी वो डेंसर से रेयर में जाएगी। किसमें? डेंसर से रेयर में, हमेशा। अब कोई भी ये ना कहे भैया रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो डेंसर से रेयर में जाएगी। डायग्राम से एक सरफेस ले लेते हैं जहाँ पर हम ऊपर मान लेते हैं कि हमारे पास डेंसर मीडियम है,
ठीक है, डेंसर और नीचे है रेरर, ठीक है। अब अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से जाती है रेरर मीडियम में, तो हम सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं उसको ट्रेस करने के लिए, और इसका पाथ ये होता है, पर ये क्या हो जाती है, इट्स बेंड्स अवे टू नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी, ठीक। अब ये मुड़ गई दूर, आपको समझ में आ गया। ये वाला एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिससे लाइट स्ट्राइक करती है, फिर जिससे रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्शन, वो रिफ्रैक्शन होता है उसका, उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया इतनी बात। चलो आप समझते हैं क्या होगा। ये तो सब नॉर्मल है पीछे जैसा, तो चेंज क्या है यहाँ पर क्रिटिकल एंगल में। तो आपने क्या करा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो ये था अभी, पर देखो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाएं, यहाँ से लाइट आ रही है, टॉर्च है मेरे हाथ में, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा। तो क्या इसके करस्पॉन्ड ये लाइट थोड़ा सा और नहीं बेंड हो जाएगी इधर की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर चली जाएगी, थोड़ा सा और एंगल बढ़ाएंगे तो और ऊपर हो जाएगी, यानी आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अगर धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक हमारे लिए कोई स्पेशल आई ऐसा होगा जिसके लिए इस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है, कितनी, 90 डिग्री। और उस स्पेशल इंसिडेंस को, इंसिडेंस एंगल को या एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जैसे यहाँ देखते हैं, अब हमारे लिए कोई तो एंगल ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए जो हमारा रेरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी जो लाइट रे है वो इसके सरफेस को ही फॉलो करती हुई इस तरह से चली जाएगी। देखिए सरफेस है इनका, ये सरफेस कौन सा था, जो दोनों मीडियम को डिवाइड कर रहा था, ठीक है, एक डिवाइडिंग लाइन थी, ये डिवाइडिंग सरफेस था दोनों मीडियम को करने वाला। तो ये जो लाइट रे है, जो ऊपर हमने डेंसर मीडियम लिया, ये ध्यान रखना, ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ भी मैंने जैसे लिख ही दिया था आपको, ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो ये डेंसर मीडियम के सरफेस पर जो उसका होगा ना, इस तरीके से चली जाएगी। अब मान लो एक हमारे पास स्लैब है ना, ग्लास का स्लैब है, तो उसमें से अगर लाइट रे आ रही है और अगर हमारे पास वो इस एंगल पर इंसिडेंस हो रही है, ऐसा कोई एंगल जिस पर उसका जो रिफ्रैक्टिव एंगल है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, सीधी सीधी उस सरफेस को ही, जो सरफेस की जो लाइन होगी फाइनल, उसको टच करती हुई निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया क्या, कि इस एंगल के लिए यहाँ पर आर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस स्पेशल एंगल को, ठीक है, हम बोलते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये हमारे पास यहाँ आर कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक। तो अगर इसकी डेफिनेशन बोलें तो ये हो जाएगा, यह हम कर सकते हैं डेफिनेशन, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ incidence for which angle of refraction becomes 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया आपको। यानी कोई ऐसा ऐसा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए। पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लाइट है वो हमारे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जानी चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। तो आपको समझ में आ गया, अगर कोई लाइट रे हमारे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम में ऐसा हमारे पास कोई ऐसा इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए हमारे रेरर मीडियम में जो बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब इसके बाद हम दूसरी कंडीशन पे चलेंगे जो हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको रब करें पहले। तो अब हम यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक बात कर रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में TIRV पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्रिटिकल एंगल के बाद से ही शुरू होता है, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल एंगल जान लिया उसके बाद इसको समझेंगे। तो अभी क्रिटिकल एंगल क्या था कि डेंसर से कोई लाइट रे हमारी रेरर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर मीडियम में बना हुआ इंसिडेंस एंगल ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रेरर मीडियम में जो हमारे लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा वो 90 डिग्री हो जाए, तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। पर उसी कंडीशन को एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं,
देखिए सबसे पहले मैं वही क्रिटिकल एंगल वाली यहाँ से बात कर लेता हूँ। तो ये था इस तरह से, और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा था, ये लाइट रे इधर चली गई थी, तो ये हमारे पास क्या मिल गया था, आर मिल गया था जो हमारे पास 90 डिग्री था। ठीक है, ये हमारे पास आई था जिसको हम क्या सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसके लिए मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता दूं, जो पीछे हमने करा था तो वहाँ पे एक फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाता है, तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, रह गया तो यहाँ पर सिंपल से आप लगाओगे, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है इस वाले मीडियम के करस्पॉन्ड या रिलेटिव इसका हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मीडियम को अगर मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पर जी यानी ग्लास मान के चलते हैं। ठीक है, क्या है ये ग्लास, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसको मान लेते हैं हम एयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी एन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा जी एन ए। यहाँ पर आई हमारे पास सी के इक्वल है, यानी जब आई सी के इक्वल हो जाए, आई किसके इक्वल हो जाए, सी, यानी जो हमारे पास कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और तब आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो जी एन ए। तो इस कंडीशन में जो 90 के साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो साइन सी इज इक्वल टू जी एन ए। अगर आप इसको सीधा करके लिखेंगे यानी इसको घुमा देंगे, तो इसको घुमाएंगे तो उधर भी घूम जाएगा, और आपको पता है जी एन ए को हम लिख सकते हैं क्या, जी एन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए एन जी। तो इसका मतलब अगर इसको सबको घुमा देंगे तो ये भी घूम जाएगा, तो ए एन जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं ए एन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी को बोलते हैं हम कॉसेक सी। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड हम चलते हैं, क्या करते हैं, इसके आगे की चीज़ देखते हैं। तो हमारे ऐसा मिल रहा था, अगर आपने देखा कि जो इंसिडेंस एंगल था वो क्रिटिकल एंगल के बराबर था, तो आर जो था हमें 90 मिल रहा था। अच्छा, तो क्या इसको और नहीं बढ़ा सकते, तो आई को अगर हम और भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब अगर हम एक कंडीशन और लें जहां हम सी से इसकी वैल्यू ग्रेट कर दें, यानी ज़्यादा कर दें, ठीक है, बढ़ा दें, तो जब ये आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये जो लाइट रे है इसका मतलब इसके करस्पॉन्ड आर की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आर की वैल्यू बढ़ेगी यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब इसकी 90 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो ये लाइट रे ऊपर की तरफ चली जाएगी, मतलब आप देखना कि जिस मीडियम से जाई थी वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। कैसे, इधर देखते हैं। तो ये हमारे पास डेंसर था, यानी आप इसको ग्लास मान सकते हैं। ठीक है, ग्लास ले लेते हैं। तो ये एक लाइट रे आई जिसके लिए हमने क्या करा, जो इस लाइट रे के लिए हमने आई की वैल्यू क्या कर दी, सी से बढ़ा दी। ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में आई क्या है, वो सी से बड़ा हो गया। यहाँ पर आई सी से सी के इक्वल था तो वो आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, आई सी से ग्रेटर हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन सी। तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इस कंडीशन में आर की वैल्यू बढ़ेगी और आर अगेन इसी में लौट कर चला आएगा। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम था, ये रेरर मीडियम था। ठीक है, और लाइट रे रेरर मीडियम में गई नहीं और वापस से वो डेंसर मीडियम में ही लौट गई। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें तो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाने की जगह पर वापस से उसी डेंसर मीडियम में लौट कर चली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो अभी भी यही है, आर। अब जब आई सी से बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर आर भी 90 से बड़ा हो चुका होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है। इसके अलावा यहाँ हम इसको बोलते, इसी कंडीशन को यानी जो इस हमारे फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि आप देखो इसका अपने अंदर ही, मतलब जो ग्लास का स्लैब था उस ग्लास के स्लैब के अंदर ही इसका रिफ्लेक्शन हो गया, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो आई लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही ग्लास के अंदर चली गई। आपको समझ में आ गया इतना। फिर आपने यहाँ पर देखा जब यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूँ ये जो एंगल है, ये एंगल है, अगर मैं इस एंगल को एक वैल्यू दे देता हूँ, इस एंगल को अगर मैं थीटा वैल्यू दे दूँ, तो इस थीटा को, ये थीटा किसके इक्वल होगा, कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? सोच के पॉज करके वीडियो बताना, फिर हम बताते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर देखो तो ये सिंपल सा हमारे रिफ्लेक्शन का इवेंट हो रहा है या रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये रिफ्लेक्शन का तो हमारे पास एक रूल पता है ना, या लॉ पता है हमको, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा, जो यहाँ पर आई होगा उसके इक्वल ही हमको मिलेगा। तो इसकी वैल्यू भी आप बता सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक हमारे पास लाइट रे है जो डेंसर से रेयर में जा रही है और इतने डिग्री का एंगल वो बनाती है, जबकि वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो जो हमारे पास नॉर्मल है उससे कितना एंगल बनाते हुए, समझ में आ रहा है, कितना एंगल बनाते हुए वो उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। तो वो कितना एंगल बना रही है, उसी एंगल के इक्वल जितना कि वो उससे आई थी। ठीक है, समझ में आ गया। पर इसके लिए आपको दो कंडीशन ध्यान रखनी है। क्या? पहली बात तो वही कि लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर में जानी चाहिए।
तो लाइट रे हमारी कहाँ जानी चाहिए, लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक भी फॉलो नहीं होती तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी लाइट रे हमारी कहाँ, सबसे पहले लाइट रे हमारी डेंसर से रेरर में जानी चाहिए। ठीक है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से जब आई बड़ा होगा तभी ये कंडीशन यानी ये घटना होगी हमारे पास। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कुछ हमारे पास कह सकते हो एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन भी नहीं बोलेंगे तो हम कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। जैसे आपने देखा है जो हम डेजर्ट में मिराज होती है तो वो भी इसी की वजह से होती है। ठीक है, जहाँ पानी जैसा लगने लगता है हमको वर्चुअल होता है, जहाँ पेड़ से जो ऊपर से, पेड़ के ऊपर से जो लाइट रे आ रही होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो अलग अलग लेयर बन जाती हैं। ठीक है, एयर की, तो अलग अलग लेयर में क्या होता है, डेजर्ट में जो उसके पास की लेयर होती है, सरफेस के पास की, वो ज़्यादा गर्म होती है, उसके ऊपर की ठंडी होती है, उसके ऊपर की ठंडी होती है। इस तरीके से वो ठंडी होती चली जाती है। अब जहाँ ठंडी होती है वहाँ मॉलिक्यूल पास होते हैं, वो मीडियम नीचे वाले की कंपेरिजन में कैसा हो जाता है हमारे पास, रेरर। ठीक है, ऊपर वाला डेंसर हो जाता है, नीचे वाला रेरर, यानी जो गर्म है वो रेरर हो गया और जो थोड़ा ठंडा है उसकी तुलना में जो एयर की लेयर ठंडी है वो डेंसर हो गई। तो अगर किसी हमारे पास पेड़ है उसके टॉप से अगर कोई लाइट रे आएगी तो वो डेंसर से रेरर में जा रही है। ठीक है, फिर एक एंगल, एक लेयर पे जाके एंगल कोई क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक किसी लेयर पर जाके जो आई है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो जाता है, तो लाइट रे रेरर में अंदर जाने की जगह वो फिर से कई सारी लेयर को पार करके तो आई गई होती है, फिर वापस से वो ऊपर डेंसर मीडियम में जाने लगती है, फिर हमें दिखाई देती है। हमको लगता है ये लाइट रे नीचे से आ रही है, जिस वजह से वो एक ऐसा लगता है कि वो पानी में उसकी, या पानी में उसकी इमेज दिख रही है, तो हमको लगता है वो पानी है। ठीक है, नॉर्मल अगर आप रोड पर भी चलते हैं तो आपको दूर से देखने में गर्मियों के टाइम में आपको लगता है कि रोड पर आगे पानी में है, लेकिन आप पास में जाके पता चलता होगा कि पानी वगैरह कुछ नहीं था, वहाँ पर भी वो मिराज वाली कंडीशन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर जो यूज़ करे जाते हैं नेटवर्क वगैरह के लिए, जहाँ पर जो सिग्नल होते हैं उसको ऑप्टिकल सिग्नल की फॉर्म में भेजा जाता है, इससे क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी, उस पतले से तार के अंदर फाइबर जो है उसके अंदर भी इसी का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारे पास सिग्नल है उसको लाइट सिग्नल की फॉर्म में भेजा जाता है, जिससे सिग्नल खराब नहीं होता है और इंटरनल उसका रिफ्लेक्शन होते होते तो वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमारे पास डायमंड है वो साइन करता है, तो उसका रीज़न भी यही है कि डायमंड इतना ज़्यादा साइन करता है क्योंकि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत होता है। ठीक है, और सबसे कम वैक्यूम का या एयर का होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे लाइट रे उसके अंदर एंटर करती है तो बार बार उसका बहुत बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, और कोई एक स्पेशल एंगल है या एक स्पेशल ऐसी लेयर उसको मिल जाती है जहाँ से वो बाहर निकलता है और हमारी आंखों में वो लाइट जाती है, तब हमको जो डायमंड होता है बहुत ही ज़्यादा साइन करते हुए दिखाई देता है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन जो आप समझ में आ गए होंगे। तो ये तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्शन पूरा खत्म हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे तो कुछ और चीज़ों की बात करेंगे, जहां हम बात करेंगे इस स्कैटरिंग की करेंगे, डिस्पर्शन की करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। इसको करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।